सीखे थे, मोल्स का नंबर आप कैसे फाइंड आउट करना है ये सीखे थे। तो आज है ना कुछ टर्म्स है, जैसे आज स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखो। जो आप लिखते हैं जीएमएम, इसका मतलब होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और ये किसी भी मॉलिक्यूल का वन मोल ऑफ कंपाउंड बोलो या वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, हम केवल मीनिंग आपका क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पता है ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही कहा जाता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड का 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। इसी तरह देखना, अगर आप GAM लिखे हैं तो आप एक्चुअली ग्राम एटॉमिक मास लिखें, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ एलिमेंट और 1 mole of atom. This is called 1 gram atom of any element. 1 gram atom मतलब 1 mole of atom, and 1 gram of atom मतलब 1 gram of atom. दोनों में अंतर समझ में आया? देखो स्टेटमेंट देखो, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। वन ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। बट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम का मतलब 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। क्या दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? 1 ग्राम एटम का मतलब, ये ग्राम एटम का मतलब एक तरह से मोल लिखा हुआ भाई। क्या तुमको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मतलब 1 ग्राम नाइट्रोजन। सिमिलरली 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का मतलब 17 ग्राम ऑफ NH3। लेकिन अगर हम बोले 1 ग्राम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, तो सीधा मतलब 1 ग्राम ऑफ NH3 होता है। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मतलब 1 ग्राम ऑफ NH3, लेकिन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का मतलब 17 ग्राम NH3, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिखने का मतलब है मोल। देखो तुमको क्वेश्चन सब में मोल कॉन्सेप्ट का इसी तरह से कंफ्यूज कर दिया जाता है, आपको पता नहीं चलता इसमें वो क्या रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन सब टर्म्स को ध्यान रखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी जरा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को बनाना। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स present in 3 gram molecule of methane। चलो बनाओ तो थोड़ा फटाक से, सब नोट करो, इसको बनाओ, बोलो कितना आंसर। यहाँ पे एटम्स जो बोलना कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का नाम हमको नहीं पता, आप आंसर बोलिए बस। 15 Na, 15 into Na। सही, बिल्कुल सही, चलो जी एकदम सही।
जब आप लिखते हैं 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, तो इसका मतलब है 3 मोल ऑफ मीथेन। अब गौर करो कि एक मीथेन मॉलिक्यूल में 5 एटम होता है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है therefore 3 मोल्स ऑफ मीथेन का मतलब है 15 मोल्स ऑफ एटम, 15 मोल्स ऑफ एटम। और 15 मोल एटम का नंबर आ गया 15 इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलो ये किस किस का सही? मेरा नाम नाम हाँ बोलो। सर यही आया था सर 15 एवोगाड्रो नंबर। चलो ठीक है, समझ गया ना? यस सर। हाँ, तो ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम एटम कहीं रहेगा, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल रहेगा तो तुम उसको सोच लेना कि ये मोल लिखा हुआ है, लेकिन उसी में बीच में ऑफ लगा है तो समझ जाना वो सिंपल मास दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। इसका अगला लेवल है हम लोग का स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशंस, मतलब छोटे छोटे रिएक्शंस पे काम करना। देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। कोई भी ऐसा कैलकुलेशन जिसमें आप अननोन निकालते हैं, जो पूछा गया वो निकालते हैं, बट दैट कैलकुलेशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन एनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। वो कैलकुलेशन जो है वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड होना चाहिए। कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, उसमें ए दिए हैं, बी पूछ रहे हैं, या बी का अमाउंट दे के ए का अमाउंट पूछ रहे हैं, ए का वॉल्यूम दे के सी डी ई एफ का कुछ कुछ पूछ रहे हैं। अगर वो बैलेंस्ड रिएक्शन है और उसमें कोई डाटा इंफॉर्मेशन देके और आपसे दूसरा कुछ वेरिएबल पूछा जा रहा है, एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज सेड टू बी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। सो सिंपली वी कैन से दैट कि कैलकुलेशन which is based on any balanced chemical reaction is called stoichiometric calculation। लिगलैंटिक से स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, उसी को हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं। अब जरा देखो, जैसे इस चीज में रिलेशंस आपको देखिएगा, समझिए। मान लीजिए हम लोग मीथेन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल गया, CO2 बन गया और H2O बन गया। एकदम आराम से छोटा छोटा चीज समझो। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस H2O, क्या ये बैलेंस्ड है? क्या करेंगे बैलेंस के लिए, फटाफट बताओ। हो गया बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड रिएक्शन तुमको दिखाता है, गिवन क्या है, दिखाता है कि 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर बनता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तब जाके 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम वाटर बनता है। क्या सही है? यस सर। अब जरा ये सोचो, मान लो ये सब डाटा तो आप बैलेंसिंग से निकाल लिए। अब मान लीजिए अगर हम तुम्हारे सामने गिवन केस दे दें, गिवन केस ये है कि मीथेन है आपके पास 10 ग्राम, तो बताओ ऑक्सीजन कितना चाहिए रिएक्शन के लिए और CO2 कितना बनेगा या वाटर कितना बनेगा। तो अब ये रिएक्शन तुम सिंपली यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकता है, सिंपल यूनिटरी मेथड। ठीक है, तुमसे ये पूछ दिए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म्ड और H2O फॉर्म, तुम सिंपल यूनिटरी मेथड से जा सकता है। अकॉर्डिंग टू
balanced reaction, according to balanced reaction, गौर करना, 16 ग्राम CH4 react with 64 ग्राम ऑक्सीजन। अब सोचो तो 1 ग्राम CH4 react with 64 by 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सही है? तो 10 ग्राम ऑफ मीथेन react with 64 by 16 multiplied with 10, that is 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एकदम सिंपल यूनिटरी मेथड चलता है। अब इसी चीज को तुम यहां लगा दो, 16 ग्राम मीथेन से 44 ग्राम CO2 बना, 16 ग्राम ऑफ CH4 gives 44 ग्राम ऑफ CO2, therefore 10 ग्राम ऑफ मीथेन gives 44 by 16 into 10 ग्राम ऑफ CO2। हो गया आंसर। एंड सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर वाटर मॉलिक्यूल आल्सो। वाटर मॉलिक्यूल के लिए भी आप लगा सकते हैं कि सिंस आपका 16 ग्राम मीथेन से ऐसे भी लिखा जाता है 36 ग्राम ऑफ H2O बना, तो आपके 10 ग्राम से कितना बनेगा भाई? 36 by 16 into 10 ग्राम ऑफ वाटर। तो एकदम सिंपल चीज रखना है, कोई हार्ड नहीं। अभी धीरे धीरे ये चीज बढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले बेसिक। क्या कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अभी चलो ये तुम नोट करेगा और एक छोटा सा क्वेश्चन बनाएगा, उसके बाद हम अगले टॉपिक में एंटर कर जाएंगे। when 15.6 gram of C6H6 react with oxygen during combustion reaction, find first rate of oxygen required, ऑक्सीजन का वेट जो आपको चाहिए। दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड। अब देखिए हम आपको एक चीज बता दें, बताओ बेंजीन C6H6 बेंजीन C6H6 बेंजीन अगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली देखिए आप ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको रिएक्शन सोचना है। आप बस ये सोचिएगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो CO2 और H2O बनता है। तो आपका बेसिक रिएक्शन हम यहाँ लिखते हैं C6H6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। अब तुमको इसको बैलेंस करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। चलो बना फटाफट। Plus oxygen gives CO2 and H2O. First of all, we have to balance this reaction. कार्बन 6 यहाँ 6 लगेगा, हाइड्रोजन 6 यहाँ 3 लगेगा। तो हम लोग के पास ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ 15/2 लगेगा। ये बैलेंस रिएक्शन दिखाता है with 1 mole of benzene, 15/2 mole oxygen will react to give 6 moles of CO2 and 3 moles of water। ये बैलेंसिंग दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब 1 मोल बेंजीन का मतलब है 78 ग्राम एंड 15/2 ऑफ 32, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसको मोल में ही छोड़ देते हैं क्योंकि आगे का काम बन जाएगा और
अब यहां से देखो, जब पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो 15.6 ग्राम बेंजीन का दिया, 15.6 ग्राम बेंजीन, तो दिखता ये है कि 78 ग्राम ऑफ बेंजीन react with 240 gram of oxygen. Therefore 1 gram, या सीधा लिख देते हैं ना, 15.6 ग्राम of benzene react with 240 by 78 multiplied with 15.6, यही है ना, 5 और 5 से ये कट गया, कितना हो गया 48, यही बोल रहे थे ना 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिखाता है कि 78 ग्राम बेंजीन से 6 मोल CO2 बनता है। 78 ग्राम ऑफ बेंजीन gives 6 moles of CO2. So 15.6 gram of benzene gives 6 by 78 into 15.6, 15.6, फिर से ये कटा, इससे ये 5 times, so it is 6 by 2, sorry 6 by 5, 6 by 5 moles of CO2, 6 by 5 आ रहा है ना जी, 6 by 5 आ रहा है ना सर। ये सेकंड पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर देना। हाँ देखो, 78 ग्राम बेंजीन से 6 मोल CO2 बनता है, क्या सही है? ठीक है। यस सर। तो 15.6 ग्राम से कितना अच्छा 1 ग्राम से कितना बनेगा 6 by 78 मोल्स। तो 15.6 से कितना बना 6 by 78 into 15.6, 15.6 से 5 टाइम्स कटा, 6 by 5 मोल्स ऑफ CO2। लेकिन यहाँ पूछा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 by 5 ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, यस सर। मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, CO2 का इतना मॉलिक्यूल रहेगा, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन, डाटा अलग करेंगे, समझना आपने से। H2SO4 को जब आप NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास बन जाएगा Na2SO4 और साथ में H2O, बैलेंस नहीं है तुम कर लेना। if 400 ml of 0.6 molar NaOH is used for complete neutralization of H2SO4, then find first mass of H2SO4 used, second moles of Na2SO4 formed। चलो बना फटाक से, ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कीजिएगा पहले, उसके बिना कुछ भी काम कीजिएगा सब गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप H2SO4 प्लस NaOH एरो Na2SO4
प्लस H2O। सबसे पहले बैलेंस किए, जब आप बैलेंस किए तो यहाँ 2 लगा, यहाँ 2 लगा, क्या सही है? यस सर। तो ये दिखाता है कि 1 मोल H2SO4 एक्चुअली 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ मिलता है और तब 1 मोल ऑफ Na2SO4 बनता है और 2 मोल्स ऑफ वाटर रिलीज होता है। सही है ना? अब आपके क्वेश्चन में कितना गिवन नंबर ऑफ मोल्स है NaOH का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH गिवन, और इस बार फॉर्मूला लगेगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यस सर। तो मोलैरिटी था उसका 0.6 और वॉल्यूम था लीटर में 0.4, सो ओवरऑल इट इज 0.24। 0.24 मोल्स है NaOH का। अब जरा गौर करना, मास ऑफ H2SO4 चाहिए ना, जरा गौर करो। 2 मोल्स NaOH से क्या 98 ग्राम H2SO4 मिल रहा है? यस सर। Since 2 moles of NaOH react with 98 gram of H2SO4, तो अगर आपके पास 0.24 मोल्स है तो 98/2 मल्टीप्लाइड विथ 0.24 कर लेगा कैलकुलेशन, कितना आया? कितना? 11.76 ग्राम ऑफ H2SO4। 11.76 ग्राम ऑफ H2SO4। चलो जी, अब इसी को लगा दो आगे Na2SO4 के लिए। सिंस 2 मोल्स 1 मोल देता है, 2 moles of NaOH gives 1 mole of Na2SO4। तो ऐसे केस में कितना मोल हम लोग का 0.24 moles of NaOH gives 1/2 into 0.24। कहने का मतलब है 0.12 moles 0.12 moles of Na2SO4। क्या सबका बना? यस सर। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? बोलो बोलो। सर आगे समझ में खाली कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो रहा था। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक करेगा ना तो उसका कोई जगह नहीं बनता है, ध्यान रखना। ओके सर। बहुत बार ऐसा चीज होगा कि आपको नहीं आएगा, और अगर कुछ आ रहा है और आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए तो ब्लंडर है क्या? चलिए अच्छा है। अच्छा एक चीज पूछते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एक चीज पूछते हैं, इस सारे क्वेश्चन में तुम देखना कि एक का अमाउंट देख के बाकी सब पूछा जाता, देख रहा है? NaOH को बता दिए, उसके बाद H2SO4 पूछ लिए, Na2SO4 पूछ लिए, ये सब। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये भी दे दे 2 मोल, ये मान लो 10 मोल दे दिए और ये 15 मोल दे दिए और फिर पूछे तो अब क्या करेगा बोलो? बिल्कुल सही। द न्यू कॉन्सेप्ट इज, अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट रख कर दे इधर ना, हो गया ना? जब हमारे रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और अमाउंट एक से ज्यादा रिएक्टेंट का दिया जाए, एक का नहीं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया जाए,
तो उसमें कुछ रिएक्टेंट ऐसा होता है जो रिएक्शन के कंप्लीट होने के दौरान पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, पूरा खर्च हो जाएगा, उसका अमाउंट बचेगा ही नहीं। अब तुम ऐसे ही सोचो, रफली मान लो एक पेन बनाना है, ठीक है, ये एक पेन बनाना है और इसके ऊपर एक कैप है। अब अगर हम ये कैप तुमको दे दे 100 पीस और ये पेन वाला बाकी पोर्शन दे दे 70 पीस, तो बताओ पेन कितना बनेगा? 70 ही बनेगा। ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा है 30 बच जाएगा, सही जा रहा है? तो ऐसा पर्टिकुलर रिएजेंट जो रिएक्शन के कंप्लीट होने पे पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, उसका कोई अमाउंट नहीं बचता, उसको कहते हैं लिमिटिंग। और जिसका कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाएगा वो कहलाता है एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट, क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिएजेंट जो रिएक्शन के प्रोसीड होने के दौरान टोटली कंज्यूम हो जाए, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब तुम बताओ यहाँ पेन कितना बना, इसका डिसीजन लिमिटिंग रिएजेंट लिया कि एक्सेस रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट। तो कोई भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनेगा या प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा फाइनली एट द एंड ऑफ रिएक्शन, इसका डिसीजन लिमिटिंग रिएजेंट लेता है, एक्सेस नहीं। सो ये दो इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, दैट रिएक्टेंट which is totally consumed during reaction and amount of product formed depends on that reagent is called limiting reagent। उसको हम लोग limiting reagent कहते हैं। तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिएजेंट जो रिएक्शन के दौरान पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए और जब रिएक्शन खत्म हो तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो उसी के ऊपर डिपेंड करे, वैसे रिएजेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब इस लिमिटिंग रिएजेंट के बाद कॉन्सेप्ट में सीखने का है कि कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। जरा देखो और समझो। मान लो N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3 होता है। अब इस केस में तुमसे बोलते हैं कि 10 ग्राम नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम हाइड्रोजन है, ये गिवन है। तुमसे बोला गया कि चलो जी ये कितना बचा बना बताओ। तो देख इस बार दोनों का अमाउंट दिया है, देन हाउ वी कैन डिसाइड कि विच वन इज द लिमिटिंग। अब लिमिटिंग रिएजेंट का डिसीजन लेने के लिए आपको एक दो चीज सोचना पड़ता है। कुछ तो लॉजिकल बात होता है, आप लॉजिक से सोच सकते हैं, आप लॉजिकली भी इस बात का डिसीजन ले सकते हैं कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अदरवाइज कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस होता वो समझो। देखो ये तो गिवन अमाउंट था। बैलेंसिंग तुमको क्या सिखाता है? बैलेंसिंग तुमको दिखाता है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, सही है? 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। अब यहाँ ये भी दिखाता है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 3 दूनी 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। अब तुम ही सोचो कि 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम सॉरी ऑलमोस्ट 4.75 टाइम्स है। अब यहाँ पे कौन ज्यादा है? देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए केवल 6 ग्राम से कंबाइन करने के लिए, तो 6 ग्राम के साथ 28 ग्राम, तो क्या 10 ग्राम के साथ कितना चाहिए होगा? 28 से तो ज्यादा चाहिए ना? लेकिन यह है क्या? नहीं है। तो विच वन इज द लिमिटिंग? नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग। ये लॉजिकल बात है, सोच के बता दो। लेकिन सर कुछ मैथमेटिकल सपोर्ट दीजिए। देखो जरा चीज को ध्यान से देखो और समझो।
देखो जी, 1 मोल के साथ 3 मोल कंबाइन कर रहा है, ठीक है। जब आप 6 से 28 को रिएक्ट कराते हैं तो आपको करना क्या चाहिए, आपको 2 डाटा फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स of N2 given divided by coefficient of N2 और फिर number of moles of H2 given divided by coefficient of H2। चलो निकालो तो दोनों। नंबर ऑफ मोल्स N2 का गिवन कितना है, तो भाई गिवन मास था 10 और मोलर मास है 28, कोएफिशिएंट कितना है 1 है। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का कितना, तो भाई गिवन था 10 और उसका मोलर मास होता है 2, कोएफिशिएंट कितना 3। अब ये आ गया 10/28 और ये आ गया है 10/6, सही जा रहे हैं, ठीक है। अब देख बता इन दोनों में छोटा कौन है, 10/28 की 10/6? 10/28। तो अगर ये छोटा है तो दिस इज स्मॉल, सो लिमिटिंग, ये स्मॉल इसलिए लिमिटिंग है। ये ज्यादा है मोर, सो एक्सेस। तुरंत पता चल जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है ना। तो आप हमेशा इस तरह से चेक करेंगे, ये मैथमेटिकली तुमको सपोर्ट करेगा चेक करने में। चेकिंग ऑफ एलआर लिमिटिंग रिएजेंट, नहीं तो लॉजिकली ऐसे सोच सकता है, जो भी कम आएगा मोल्स में कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। कौन सा मोल लेना है जो गिवन है, मोल में कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। कौन सा मोल लेना है जो गिवन है, बैलेंसिंग वाला नहीं, गिवन है। तो जिसका कम आएगा वो लिमिटिंग। अब जरा देख के अगला बताना, फटाफट बताना। मान लो जैसे मीथेन ले ली भाई, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल गया, CO2 बन गया और H2 बन गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 लग गया। अब हम तुमसे ये बोले कि देखो गिवन में ये वाला है 50 ग्राम और ये है 11.2 लीटर एट STP। बताओ लिमिटिंग कौन? तो सबको मोल और कोएफिशिएंट लेके चलना है। अब हम क्या किए, नंबर ऑफ मोल्स ले लिए, CH4 का कोएफिशिएंट है इसका 1। चल इसको पहले निकाल लेते हैं। क्या हम 50/16/1 करें, मतलब 50/16 सही जा रहा है क्या? इसी तरह हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लिए। अब उसका वॉल्यूम था 11.2 लीटर, तो मोल में बदलने के लिए 22.4 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट कितना है 2, तो देख 1/4 आ रहा है। अब तुम ही बताओ जरा सोच के कौन बड़ा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन बाय 1 50/16 की ये वाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन बाय कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय कोएफिशिएंट, कौन बड़ा है? मीथेन सर। मीथेन वाला बड़ा है, ऑक्सीजन वाला छोटा है, तो कौन हो गया लिमिटिंग? ऑक्सीजन लिमिटिंग हो जाएगा। ऑक्सीजन लिमिटिंग हो गया, मीथेन क्या हो गया? एक्सेस। समझ में आया? यस सर। अगला बताना नहीं, अपने से चेक करके हमको बताना। सपोज जैसे H2SO4 है और NaOH है, ऑब्वियसली बन जाएगा Na2SO4 और साथ में H2O। कोई बैलेंसिंग नहीं दिखा रहा, अपने कर लीजिएगा। इसका डाटा दिया है 400 ml, 400 बैलेंस कर लेना, 400 ml 0.6 मोलर, और इसका डाटा दिया है 200 ml 0.8 मोलर। ठीक है। अब तुमको बताना लिमिटिंग कौन, ये 0.6 है,
सारा नोट करो, इसको अपने से बताओ लिमिटिंग कौन। सर NaOH में 0.8 मोलर है। हाँ 0.8 है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन react with 2 gram of hydrogen, therefore 80 gram of oxygen react with 2 by 16 into 80, that is 10 gram of hydrogen। हाइड्रोजन के 10 ग्राम के साथ वो कंबाइन करेगा, बचेगा कितना? सो अमाउंट ऑफ excess reagent left, amount of excess reagent left 20 ग्राम था टोटल, उसमें से 10 ग्राम तुम कंज्यूम कर लिया तो 10 ग्राम हाइड्रोजन बचा है। अब चलो भाई फोर्थ के लिए वाटर पे आइए। देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन से 18 ग्राम वाटर बनता है, तो 80 से कितना बनेगा? सिंस 16 ग्राम O2 18 ग्राम वाटर, थोड़ा शॉर्टकट में, therefore 80 ग्राम ऑक्सीजन 18 by 16 into 80, that is 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले क्या करना है? लिमिटिंग रिएजेंट खोजना है, और एक बार लिमिटिंग रिएजेंट आ गया उसके बाद उसी के बेसिस पे सारा का सारा रिएक्शन कैरी करना है। क्या तुमको समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। नोट कीजिए, एक नया क्वेश्चन दे रहे, बनाइए। देखिए इस बैच में चीजें है ना थोड़ा फास्ट चलता है, हाँ, तो अब इसी चीज को 11 में पढ़ाने में ना 2 दिन लगता, आपके पास एक ही दिन में सब कुछ आ जाता है। मोल भी सीख लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद बैलेंसिंग रिएक्शन पे भी काम कर लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट भी काम कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी कवर होता है काम करते हैं। नोट करो, एक क्वेश्चन बनाओ। हो गया? यस सर, हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, जैसे बोल रहे लिख लो फटाफट। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, पूरा लिखना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 30 ग्राम ऑफ 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन, 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन इन कंटेनर, 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन इन कंटेनर, देन फाइंड amount of NH3 formed, then find amount of NH3 formed। चलो बनाओ। मोल ऑफ अमोनिया। आ जाने दो, अब हम तो बनाएंगे नहीं, तुम्हें लोग बनाएगा, खत्म करेंगे। यस सर। कौन है लिमिटिंग? नाइट्रोजन। कितना है उसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाई एक्स फैक्टर, मतलब उसका कोएफिशिएंट 2.5। और हाइड्रोजन वाला नाइट्रोजन का है 5। कितना आया हाइड्रोजन वाला? 5। अच्छा 5 आया, और ये 2.5, तो नाइट्रोजन हो गया लिमिटिंग ना। यस सर। अब 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनता है, सही है? सर क्या बोले फिर से? हम बोले 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनता है। सो कितना ग्राम दिए थे हम लोग? 70 ग्राम
तो 70 ग्राम नाइट्रोजन से 34/28 इंटू 70 ग्राम अमोनिया बनेगा। सही है? यस सर। सर 34/28 इंटू 70 कितना आ गया आंसर? 85 ग्राम। ठीक है? यस सर। तो चलो ये था लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। क्या आज के क्लास में किसी को कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आया हो? नहीं सर सिर्फ इक्वेशन का कोएफिशिएंट देख के नहीं बता सकते कि कौन सा लिमिटिंग है? देखिए अगर है ना मोल में डाटा रहेगा ना तो आप बता सकते हैं, अगर मोल्स में डाटा रहेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है? लेकिन ऐसे आप नहीं बता सकते। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन अच्छा कैसे किया जाता है हम आपको बताते हैं। देखिए अगर मोल में डाटा रहेगा ना तो 11 का जनरल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जब आप उसी चीज को 12 में या पास आउट में बनाते हैं तो क्या करता है ना, एक का अमाउंट देगा, एक का वॉल्यूम देगा, एक का मास देगा, एक का नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मोल में बदलना पड़ेगा और फिर जो हम तुमको सिखाएं कि कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लेना और फिर चेक कर लेना। समझे क्या? यस सर, कैलकुलेशन करना यस पड़ेगा। सर। ठीक है? तो ये करना पड़ेगा। अगर मान लो मोल में डाटा रहता तब तो आप चेक कर लेंगे ना। देख जैसे मान लो N2 + 3H2, अभी आप लिखे होंगे N2 + 3H2, तो आपको पता है 1 मोल से 3 मोल कंबाइन किया। अब हम बोल देंगे कि नाइट्रोजन भी 6 मोल है, हाइड्रोजन भी 6 मोल, तो तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन के 1 मोल से हाइड्रोजन 3 मोल कंबाइन करता है। तो नाइट्रोजन के 6 मोल से हाइड्रोजन 18 मोल कंबाइन करना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन 6 मोल दिया है, तो कौन हो गया लिमिटिंग? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिमिटिंग हो जाएगा। तो मोल में डाटा रहेगा तो आप आसानी से बना पाइएगा, लेकिन हम आपको ऐसा चीज बताते हैं कि चाहे मोल रहे, नंबर रहे, मास रहे, वॉल्यूम रहे, आप सबसे बना पाएंगे। यस सर, फिर एग्जाम में प्रॉब्लम या कैसे भी कहीं कोई नहीं। अभी मान लो वॉल्यूम दिया है, तुम वॉल्यूम से मोल निकाल लो। अभी मास दिया था, मास से मोल निकाले। वॉल्यूम रहता, वॉल्यूम से मोल निकालते। नंबर रहता, नंबर से मोल निकालते। कोएफिशिएंट से डिवाइड करते, फिर चेक करते। क्या समझ में आ रहा बात? यस सर। ठीक है? तो ऐसे काम करेंगे। अभी आपका काम क्या होगा, अब आज आप काम करेंगे क्या ना कि घर में बैठेंगे और आपका है ना जो भी बुक होगा, जो भी आपके पास बड़ा छोटा जो बुक है, आप उसमें खोज के निकालिए कि कहाँ है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मत जाना, स्टोइचियोमेट्रिक आप समझ रहे हैं ना, जो पढ़ाएगा वो खोज के कम से कम 50 क्वेश्चन इस पे बनाना है। 50 हम आपको क्या सिखाएं, लास्ट डे फिजिक्स में आपको बोले ना डाल लीजिएगा टॉपिक एरर एनालिसिस, बनाइए 50 क्वेश्चन। उसी तरह आज आप टॉपिक डाल लीजिएगा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन और छोटा छोटा 50 क्वेश्चन बनाइए, टॉपिक क्वेश्चंस, ताकि जब हमको पता चले। देख फिजिकल में कोई थोड़ी ना तुमसे थ्योरी पूछ रहा, फिजिकल मतलब न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल पे काम। क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट डे इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट वेट तो थोड़ा सा उस पे अगर पढ़ा है पहले तो काम करके आना, मजा आएगा, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट डे चलो, थैंक यू। नेक्स्ट डे से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।